हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इससे पहले बच्चों आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म हो चुका है और बहुत ही जल्दी मैं जिस तरीके से 12th के मैं NCERT सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ उसी तरीके से मैं 11th क्लास के लिए भी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा NCERT सॉल्यूशन, जहाँ पर मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा सो दैट कि आपने जो भी बच्चों थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको क्वेश्चंस की हेल्प से पता चल जाए और न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सको। तो बहुत जल्दी वो सीरीज़ में लेके आऊँगा, आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल के लिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9th-10th में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रखा है इसके बारे में और आपको ये भी पता है, आपने डोबर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा हुआ है। जैसा कि बच्चा आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये है कि इसको इस तरीके से क्यों क्लासिफाई करा गया, इसमें डिफरेंट कलर के पैचेस क्यों दिख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो SPDF 4 ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है फर्स्ट प्लेस में, अगर हम कर लेते तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ओवरऑल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम किस तरीके से जो बहुत सारे एलिमेंट्स हमें पता चलते गए उसको क्लासिफाई किया है, उस क्लासिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आज की डेट में जो हमें 118 114 एलिमेंट्स पता हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप हिस्ट्री में जाके ये कोशिश करोगे पता करने की कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, ही वॉज डोबर्नियर, ठीक है। तो अगर आप एक टाइम फ्रेम की बात करते हो तो अगर देखोगे आप 1800 के आसपास हमें टोटल 31 एलिमेंट्स पता थे। दैट मीन्स जो आज की डेट में हम 108 एलिमेंट्स जानते हैं ना, उसमें से खाली 31 ऐसे थे जो 1800 के आसपास पता थे हमें। देन अगर मैं टाइम फ्रेम को बढ़ा दूं एंड अगर मैं 1865 तक आता हूं बच्चों, तो 1865 के आसपास मेरे को 60+ एलिमेंट्स पता थे, दैट इज़ 63 एलिमेंट्स मेरे को पता थे। और आज की डेट में एट प्रेजेंट जब ये बुक लिखी गई है तो ये बेसिकली 114 एलिमेंट की बात करते हैं, हमें आज की डेट में 118 एलिमेंट लगभग पता है और भी सारी चीज़ें डिस्कवरी हो रही है। तो आप देखोगे ओवर द टाइम कि अगर मैं इस टाइम के साइंटिस्ट की बात करूंगा तो इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जिसको वो क्लासीफाई करना चाहते थे, और आज की डेट में हमें आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो तो लगभग ये सारी की सारी चीज़ें क्लासीफाइड है। तो इन सारी चीज़ों का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, कैसे यहाँ से स्टार्ट हुए थे, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई, एंड देन किस तरीके से हम आगे बढ़े, यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट फर्स्ट प्लेस में एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, वाई क्लासिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी चीज़ का अगर फ़ायदा नहीं है तो उसको पढ़ के क्या मतलब है। तो सबसे पहली चीज़ है वाई क्लासिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, वाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्वियस आंसर भी हैं बच्चों। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप क्लासिफाई कर देते हो तो होता क्या है, सपोज़ करो कि मैं बोलता हूँ कि सिंपली अगर मैं इस तरीके से समझना चाहता हूँ आपसे कि दो एलिमेंट है, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, तो अगर मेरे को किसी एक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो मैं दूसरे के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा ये दोनों एक ग्रुप के टाइप, मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट हो गए, है ना। तो दैट मीन्स क्लासिफिकेशन क्या करता है, अगर मैं बोलता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई चीज़ एक ग्रुप के अंदर आती है तो दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ बच्चों क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनमें नंबर ऑफ वैलेंस, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ये सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हो सकते हैं बच्चों जो ओवर द टाइम इस चैप्टर में आपको समझ आते रहेंगे। तो अगर सबसे पहली चीज़ करूँ तो क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजी। क्या करता है वो, ईजी कर देता है हमें, ठीक है। हम उसको स्टडी करना, अगर हमें मतलब एक ही ग्रुप की बात करता हूँ तो लगभग सबके केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तो उससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि किसी एक का मेरे को केमिकल प्रॉपर्टी पता है, इफ़ वी नो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट of any given group,
वी कैन प्रिडिक्ट फॉर अदर्स टू। अगर मेरे को किसी एक के बारे में पता चल जाए तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को पता, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने वो टेबल कई बार देखी है। सपोज़ करो कि मैं 17th ग्रुप की बात करता हूँ, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप में है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो HCl बनाएगा। तो मैं बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HF बनाएगा, ब्रोमीन के साथ करेगा तो HBr बनाएगा, एंड अगर I के साथ करेगा, आयोडीन के साथ, तो HI बनाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इसके बेसिस पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों सेम होती है अगर सेम ग्रुप के अंदर चीज़ें हैं, तो दैट मीन्स जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी इजी कर देता है हमारी स्टडी को और रिटेंशन कैपेसिटी को। अगर किसी एक चीज़ में मैंने याद कर लिया तो दैट मीन्स दूसरी चीज़ को बड़ी आसानी से याद रख सकता हूँ। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ एलिमेंट्स को तो वो क्या करता है, मेरे रिटेंशन को भी अच्छा कर देता है। दैट मीन्स मेरे याद रखने की कैपेसिटी जो है, दिमाग में कितनी देर तक वो चीज़ रहेगी, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि सिमिलर ही है बाकी सबके लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले आते हैं बच्चों डॉबर्नियर ट्राइड्स पे। डॉबर्नियर ट्राइड्स ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसको हम थोड़ा सीरियसली पढ़ते हैं, बिकॉज देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करी, बहुतों में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ डॉबर्नियर ट्राइड्स। इन्होंने क्या करा, डॉबर्नियर ने क्या करा, ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। ट्राइड्स का क्या मतलब होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ 3। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी ग्रुप ऑफ 3 में। ही ट्राइड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू group of 3 called triads, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्राइड्स बोलते हो। in such a manner that the average mass of first and third is equals to सेकेंड। इन्होंने क्या किया डॉबर्नियर साहब ने, डॉबर्नियर ट्राइड्स किस तरीके से बनाए कि इन्होंने जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे उसको 3-3 के ग्रुप में क्लासिफाई करने की कोशिश करी। और किस किस तरीके से 3 के रूप में क्लासिफाई करने की कोशिश करी, सो दैट कि जो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मास करूँगा, फर्स्ट और थर्ड के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, सेकेंड के बराबर आना चाहिए। और यही इनका बेसिस था। तो अगर आप पूछोगे कि ठीक है अगर ऐसा किया है तो कितने बना पाएँ, ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली 3 ट्राइड हमारे लिए बना के दिए। सबसे पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बच्चों अगर इसके मास की बात करूँ तो दैट इज़ 723 एंड दैट इज़ 39। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 7 एंड 39 को प्लस कर दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 46, और 46 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 23 आ गया। तो इनके हिसाब से ये एक ट्राइड है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसी तरीके से दूसरा ट्राइड इन्होंने दिया दैट इज़ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब अगर आप देखोगे बच्चों तो 40 मास अगर मैं लिख रहा हूँ इसका, दिस इज़ 88 एंड 137। अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकालोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो एक ट्राइड इनके अकॉर्डिंग ये हो गया बच्चों। एंड लास्ट ट्राइड जो इन्होंने दिया दैट वाज कैल्शियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मास की बात करोगे तो कैल्शियम का मास 35.5 होता है बच्चों, अगर आप ब्रोमीन की बात करोगे तो 80 और इसका 127। तो इस केस में भी एवरेज निकालोगे तो 80 के आसपास आएगा, ठीक है। जब आप प्लस करोगे 181 के पास आएगा, इसको प्लस करोगे और एवरेज विल बी 160 के आसपास आएगा और एवरेज विल बी अराउंड 80। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई करा और हमें 3 ट्राइड्स दिए, दीज आर 3 ट्राइड्स। तो क्वेश्चन है, चलो बढ़िया इन्होंने बता दिया, तो क्या कुछ दिक्कत भी थी इनके मॉडल के साथ जो भी इन्होंने तरीका बताया? 2-3 कमियाँ थी बच्चों। अगर मैं डिमेरिट्स की बात करूँ तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, अगर आपसे कोई पूछे वैसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और ये सारी चीज़ें बच्चों
अगर आप लेटेस्ट जो इस पर्टिकुलर साल के लिए जो अगर सिलेबस है उसमें ये चीज़ हटा दी गई है। लेकिन हाँ, अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल आप देखो, और वैसे भी देख सकते हो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर लिमिटेशन की बात करूँ किसके, डोबर्नियर ट्रायड के, तो सबसे पहला तो है ही वॉज नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स known at his time। उनके समय पर जितने भी एलिमेंट्स थे सबको क्लासीफाई नहीं कर पाए। एंड दूसरा ही वॉज नॉट बेसिकली, हाँ, तो पहले पॉइंट में ही वॉज नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या था कि उन्होंने 3 ट्रायड बनाए, ओनली 3 ट्रायड्स गिवन, मतलब 3 ट्रायड का मतलब 9 एलिमेंट हो गए। क्या 9 ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम? नहीं, 9 एलिमेंट से ज़्यादा थे। तो बाकियों के लिए ये जो सिंक ये ढूंढ नहीं पाया ऐसा कि मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट और थर्ड का एवरेज करूंगा तो सेकंड के बराबर आ जाएगा, तो बाकी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपरली ढूंढ नहीं पाए बच्चों। तो ये इनकी लिमिटेशन थी कि सारे के सारे क्लासीफाई नहीं कर पाए और बस 3 ही इन्होंने ट्रायड्स दिए। बाकी एक्सपेक्टेड थी कि ज़्यादा एलिमेंट है तो और ज़्यादा ट्रायड्स देंगे। तो इस तरीके से इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था इसमें काफ़ी सारी लिमिटेशन थी, बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाए। देन आता है इसके बाद जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो या जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया, दैट वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेव। नाम से जैसे पता चल रहा है बच्चों, पीछे ट्रायड्स था तो 3 का ग्रुप है, ऑक्टेव्स मतलब ग्रुप ऑफ 8। तो इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई करा। बेसिकली ऑक्टेव का मतलब एवरी 8th एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 8। तो बेसिकली जब न्यूलैंड की बात करता हूँ तो इन्होंने क्या करा, इस तरीके से क्लासीफाई किया कि एवरी 8th एलिमेंट, मतलब ग्रुप ऑफ 7 बोलोगे, लेकिन ऑक्टेव का बेसिकली मतलब होता है हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या थी, पहले से सिमिलर थी। तो इन्होंने क्या करा, ही अरेंज्ड elements of his time such that every eighth element has property similar to that of first one। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया कि जो हर 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी बच्चों, पहले जैसे होगी। और हमें एक चीज़ पता है कि ऑक्टेव, जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव है और जो डोबर्नियर ट्रायड्स था, डोबर्नियर ट्रायड्स के काफ़ी बाद हुआ है एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्वियसली न्यूलैंड के टाइम पे ज़्यादा एलिमेंट्स नोन थे, तो इन्होंने ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। किस तरीके से क्लासीफाई किया हम ये देखते हैं बच्चों। तो इन्होंने, अगर आप देखोगे, ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए, 3 3 6 1 7। तो इनका कहना था कि जो भी 8वां इसके नीचे डालूंगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ओके, फास्फोरस सल्फर, ये बिल्कुल ऑर्डर में जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखते हो, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ध्यान से सुनो बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये 7 एलिमेंट हो गए। Every 8th element has properties similar to that of first one। That means lithium के रिस्पेक्ट में 8th एलिमेंट सोडियम हो गया, बेरिलियम के रिस्पेक्ट में 8th एलिमेंट मैग्नीशियम हो गया, सिमिलरली नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 8th एलिमेंट फॉस्फोरस हो गया। तो इनका कहना था कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो बच्चों ये सेम ग्रुप में आता है, ठीक है। तो समहाउ इनका जो तरीका था बताने का, इट वॉज करेक्ट, एवरी 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम अगेन वही हुई कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम के सबको ये क्लासीफाई नहीं कर पाए, और इनका जो मॉडल था वो एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम था, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कैल्शियम तक ही क्यों था, तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और अगर 11th के हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कैल्शियम इज़ द लास्ट बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी लास्ट एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं, अगर आप बात करोगे कि कैल्शियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज़ 21 स्कैंडियम, दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट। और उस टाइम ये
किसी तरीके से कोशिश कर रहे होंगे कि इसको मैच करना इसके साथ, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ये सारी चीज़ें एस ब्लॉक एलिमेंट हो गई। अगर आपको आइडिया है एस ब्लॉक पी ब्लॉक का, नहीं होगा तो जब एक बार एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ोगे और वापस आके इस वीडियो को देखोगे तो और ज़्यादा आपको इस वीडियो में सेंस समझ आएगा। इस पॉइंट जो मैं अभी लाइन बोल रहा हूँ वहाँ पे और ज़्यादा आपको ढंग से समझ आएगी वो चीज़ कि ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ तो उनका रिलेशन फिट बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे स्कैंडियम फिट करने की कोशिश कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कहाँ से कॉम्बिनेशन बैठाएगा, तो यहीं तक उनकी लिमिटेशन ख़त्म हो गई। और अगर आप देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को थोड़ा सा गैप क्रिएट किया जाता है और बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट भरा जाता है उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए। तो अगर मैं लिमिटेशन की बात करता हूँ इनके न्यूलैंड्स की, इसको नोट कर लेना बच्चों पॉज करके। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ, लिमिटेशन किसकी, ऑब्वियसली न्यूलैंड्स की, तो सेम चीज़ वाज नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स से मतलब बच्चों हमेशा है कि उनके टाइम के एलिमेंट्स, ये नहीं कि आज के एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए, उस टाइम वो एलिमेंट्स के बारे में पता ही नहीं था। हिज क्लासिफिकेशन was applicable only up to कैल्शियम। इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स बचे हुए थे उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल इंट्रो था किसके बारे में, न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में, ठीक है, और कैल्शियम तक ही खाली एप्लीकेबल था। लेकिन बच्चों अगर आप नेक्स्ट जिनकी हम बात करने वाले हैं वो एक तरीके से बोल सकते हो कि एक ऐसा आदमी आता है जो सारी चीज़ों को चेंज करके रख देता और जो सोचने समझने का तरीका होता है उसी को पूरा पैटर्न चेंज कर देता है उस चीज़ को, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट मिलती है। वो थे हमारे दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हमें पढ़ना बच्चों मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट थे, उस टाइम यूएसएसआर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वहाँ के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसा प्रॉपर एलेबोरेटेड पीरियोडिक टेबल दिया। इसीलिए हम मेंडलीव को क्या कहते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर कहीं से आइडिया आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा होना चाहिए तो वो उसके आप एक तरीके से फादर बोल सकते हो किसको, मेंडलीव को। तो मेंडलीव को हमेशा क्रेडिट किया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज की डेट में जैसे दिखती है उसके क्रिएशन के लिए। और सबसे पहले क्या था कि इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया कि एक बहुत बढ़िया पीरियोडिक टेबल बनाया जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। तो उसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हमें, बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम बहुत लिमिटेड थी। मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे सबको ही वॉज एबल टू क्लासीफाई, दो इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, सबको आराम से पढ़ते हैं, लेकिन यस ये इन्होंने काफ़ी सही बनाया था पीरियोडिक टेबल। तो इसमें मेन इनका फोकस ये था कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में रखा है उस पीरियोडिक टेबल में। तो एज पर पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव, एज पर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अगर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की बात करोगे दैट मीन्स किस बेसिस पे उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन किया, तो उनके अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर प्राइमरी और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। एज पर मेंडलीव हमें पता है कि आज की डेट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे हम एटॉमिक मास को ना रख के एटॉमिक नंबर लेते हैं, लेकिन एज पर मेंडलीव ये उनकी लिमिटेशन भी थी। एज पर मेंडलीव जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन किसके होते हैं, ऑफ देयर एटॉमिक मास। वो किसके होते हैं बच्चों, ऑफ एटॉमिक
मास। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उन्होंने जो पूरी क्लासिफिकेशन करी मेंडलीव ने, वो इस बेसिस पे करी कि हर नेक्स्ट एलिमेंट इस तरीके से मैं अरेंज करूँगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हो, पहला कम वाला उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरीके से। ठीक है, अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो आज आप मेरिट्स के फॉर्म में काउंट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या फीचर्स थे उनके पीरियोडिक टेबल के, आपने स्क्रीन पे जैसा देखा कि किस तरीके से उनका पीरियोडिक टेबल देखता है। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट, वो सबसे पहले थे। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप एंड पीरियड। मतलब जितना डिफाइंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उतना डिफाइंड नहीं था, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का, तो वहाँ पे ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स बेसिकली बच्चों क्या होता है, जो वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल होते हैं, जो मतलब ऊपर से नीचे एक आपको सारे एलिमेंट्स के सेट दिखेंगे, उसको ग्रुप बोलते हैं। और जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल, उनको आप क्या बोलते हो, पीरियड्स बोलते हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो, पीरियड। एंड ऊपर जो वर्टिकल लाइन में सारे एक जैसे एलिमेंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो। तो ये किया उन्होंने। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, ये मेरिट भी है, आप लिख सकते हो। ही गेव फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स। अगर आप देखोगे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो लगभग मैक्सिमम ग्रुप के लिए उन्होंने नीचे क्या दिया कि इसका हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा, या इसका बेसिकली ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। जैसे अगर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में देखोगे तो हाइड्राइड का फार्मूला इन्होंने इस तरीके से दे रखा है कि हाइड्राइड को अगर आप हाइड्रोजन को M से रिप्रेजेंट करते हो तो M2, सॉरी इस तरीके से, अगर हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हो तो H2, और मेटल या आप एलिमेंट लिख लो H2E। इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे फिट कर दो, ऑक्सीजन है तो O पुट कर दो, तो फार्मूला आपका ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, हाइड्राइड का H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी जो बहुत हेल्पफुल था उस टाइम। तो इसकी बेसिस पे आप केमिकल रिएक्शन हाइड्राइड और ऑक्साइड का प्रिडिक्ट कर सकते थे, जो भी उन्होंने आपको पीरियोडिक टेबल दिया उसकी हेल्प से। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने करी, जो इनके पीरियोडिक टेबल को बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब जिसकी वजह से उनका पीरियोडिक टेबल काफ़ी हाईली रेट हुआ, वो ये था कि इन्होंने ये प्रिडिक्ट करा कि कई ऐसे एलिमेंट है कि कोई भी एलिमेंट इस जगह को फिट नहीं कर पा रहा। अब जैसा डोबन, अगर मैं न्यूलैंड्स की बात करूँगा, तो उन्होंने देखा होगा कि स्कैंडियम तो आ ही नहीं रहा उसके नीचे, पी ब्लॉक एलिमेंट के नीचे, तो उन्होंने बोला यहीं तक हो पाया है। ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया कि अगर उनको ऐसा कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे कुछ फिट नहीं बैठ रहा, इसका मतलब है कि ये चीज़ अभी डिस्कवर नहीं हुई है, फ्यूचर में डिस्कवर होगी तो यहाँ पे फिट हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी उनकी प्रेडिक्शन थी। उन्होंने क्या करा, दो एलिमेंट हैं जो आपका गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, इनकी जगह छोड़ दी थी, और उन्होंने उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया था। और सरप्राइजिंगली, आप सरप्राइजिंगली ना भी वर्ड यूज़ करो, क्योंकि काफ़ी सारी मतलब ऐसे कोई रैंडमली नहीं प्रिडिक्ट कर देता है उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। उन्होंने काफ़ी स्टडी के बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करी, दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर जब वो एक्चुअली डिस्कवर हुए तब। अब ये कैसे कर पाए वो? ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर दे तो एक सर्टेन ट्रेंड को फॉलो करता है वो, कि इससे इतना ज़्यादा, इससे इतना ज़्यादा, इससे इतना ज़्यादा। तो अगर आपको तीन चीज़ें पता और बीच में एक चीज़ मिस है, तो आप पैटर्न देख के आप समझ सकते हो। जैसे AP है, A 2 4 6 8, अब ये मिसिंग है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये 4 के आसपास होगा, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट करा, एंड ही वाज, लगभग वो पूरे सही थे। कुछ चीज़ें थी, डेंसिटी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, बट दैट वाज एक्सेप्टेबल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्कुल सही से प्रेडिक्ट किया था। तो उन्होंने देखा कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, बिल्कुल नीचे दो एलिमेंट हैं, कि ये कोई भी एलिमेंट जो उस टाइम अवेलेबल थे ये सेट नहीं हो रहे इसके नीचे। तो उन्होंने बोला कि चलो इसका नाम दे देते हैं एक्का एल्यूमिनियम, और इसका नाम दे देते हैं एक्का सिलिकॉन, कि ये अभी मतलब नहीं हुई है डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी होगी। इसका बेसिकली जब ये डिस्कवर हुआ तो इट वाज गैलियम, देन इट वाज जर्मेनियम, यही इनका नाम था। और उन्होंने जो फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो प्रिडिक्ट करी थी,
दे वर ऑलमोस्ट सेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने जो बताया एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन के लिए कि इसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक्चुअल में जब उसकी डिस्कवरी तो जिसका नाम जर्मेनियम गैलियम एंड जर्मेनियम दिया गया वो लगभग सेम थी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी इनके पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा लिमिटेशन की बात करता हूँ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, तो एक चीज़ देख सकते हो लिमिटेशन में। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में मेनली किस पे फोकस किया कि ही साइड की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं, एटॉमिक मास के ऊपर। बट एज़ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing atomic mass which contradicts modern periodic law। एक तो ये चीज़ होगी दूसरा। और दूसरा एक चीज़ होता है कि कई बार बच्चों आप अगर गलत भी हो तो आप अपनी बात के अगेंस्ट में जाके अगर कुछ बात रखते हो तो उसको एज अ पॉजिटिव व्यू भी देखा जाता है और उसको नेगेटिव व्यू भी देखा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि देखो दो एलिमेंट है ट्यूलेरियम और फिर एक एलिमेंट है आपके पास आयोडीन। अगर मैं इसके मास लिखूं तो इसका बच्चों मास अप्रॉक्सीमेटली 126.9 है एंड दूसरे का मास 127.6 है। तो आइडियली इनको क्या करना चाहिए था कि आयोडीन के बाद ट्यूलेरियम को रखना चाहिए था क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने ये नोटिस करा कि जो आयोडीन के ऊपर का एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी टेलीरियम से ज़्यादा ना मिलके आयोडीन से ज़्यादा मिल रही है और इसके ऊपर की जो एलिमेंट है वो इससे ज़्यादा ना मिलके इससे ज़्यादा मिल रही है। तो उन्होंने अपनी बात के अगेंस्ट में ही जाके ऐसे एलिमेंट जिसका मास ज़्यादा है उसको पहले रखा और ऐसा एलिमेंट जिसका मास कम है उसको बाद में रखा अपने ही पीरियोडिक टेबल में। तो अब ये देखो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल के अगेंस्ट में ये सही है कि मतलब ये यहीं पे होना चाहिए, लेकिन अपनी बात के अगेंस्ट में गया, इसीलिए इसको कई बार हम लिमिटेशन में भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, ये एक अकेला एग्जांपल नहीं है, एक आधे एग्जांपल और है जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रखा है। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, डोबर्नियर ट्राइड्स क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। अगर आप मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो उसमें क्या क्या अच्छी सारी चीज़ें थी, क्या अच्छी अच्छी बातें थी, उसकी क्या क्या मेरिट्स थी और क्या क्या डिमेरिट्स लिमिटेशन थी। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो, थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको बता सकता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे आप कमेंट्स करना, लाइक करना, इससे पता चलता है आपको वीडियो पसंद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।